नासा एरिस 3 लैंडिंग साइट मिशन डे। मार्क वॉटनी अपनी टीम के साथ मार्स मिशन पर रिसर्च के लिए गया होता है। तभी उनकी एक टीम मेंबर हैब से कमांडर लुइस को स्टॉर्म की वार्निंग देती है, जिस पर कमांडर लुइस बोलती है कि वो ऑलरेडी अवेयर है इस बारे में, उसे मॉर्निंग में ब्रीफिंग मिल चुकी है। जिस पर वो कहती है कि नासा ने नई अपडेट दी है कि तूफान और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और उन सबको अंदर जाना चाहिए। जिस पर कमांडर मार्टिनेज से हालात पूछती है तो मार्टिनेज बताता है कि हालात ठीक नहीं है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनका स्पेस क्राफ्ट एमएवी भी गिर सकता है। जिसके बाद कमांडर इवैक्यूएट का डिसीजन लेती है और सब हैब से एमएवी यानी कि स्पेस शिप की तरफ जाने लगते हैं। पर उसी दौरान वॉटनी से तूफान में मलबा टकरा जाता है और वो सबसे अलग हो जाता है और उसका सिग्नल भी ऑफलाइन हो जाता है। रेडार भी वॉटनी को नहीं ढूंढ पाता है। पर दूसरी तरफ तूफान बढ़ता ही जा रहा था तो मजबूरन कमांडर लुइस वॉटनी को मरा समझकर वहां से टेक ऑफ करने का ऑर्डर देती है। अर्थ पे नासा मार्क वॉटनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरा घोषित कर देती है और बताती है कि बाकी की टीम वापस आ रही है। उधर फिर से मार्स का सीन दिखाई देता है जहां पर बीप बीप की साउंड सुनाई देती है और वॉटनी अपने स्पेस सूट में जिंदा होता है। होश में आते ही उसका सूट उसे बताता है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। वो उठता है और हैब के अंदर जाता है जहां ऑक्सीजन अवेलेबल होती है और अपना स्पेस सूट निकालता है। उसके पेट में कोई चीज घुस गई होती है जिसे निकालते ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, पर उसका कोई पार्ट अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही होता है जिसे वो वहां रखे टूल्स की मदद से निकालता है और फिर खुद ही स्टिचेस लगा लेता है। फिर वो सिस्टम पर अपनी आईडी से लॉगिन करके वीडियो रिकॉर्ड करता है ताकि अगर वो मर जाए तो कोई उसे देख सके। वो बताता है कि नासा से कांटेक्ट का कोई तरीका नहीं है और अगर हो भी गया तो यहाँ किसी भी मिशन को पहुंचने में 4 साल लग जाएंगे और उसका हैब इस तरह से डिजाइन किया होता है जो कि 31 दिन तक चल सकता है और आज उसका 19वां दिन है। वो बताता है कि या तो वो ऑक्सीजन या फिर पानी की प्यास से या फिर अगर इन दोनों चीजों से बच गया तो भूख के कारण मर जाएगा। तूफान रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वॉटनी परेशान दिखाई देता है, उसे इस सब से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। वो सिर्फ इंतजार करता है, वहां रखे फोटोग्राफ्स देखता है और फिर अपने मन में सोचता है कि मैं यहाँ नहीं मरूंगा। अगली सुबह जब वो सोकर उठता है, किचन में रखे खाने को कैलकुलेट करता है कि अभी और कितना बचा है और एक लिस्ट बनाता है। फिर वो वीडियो रिकॉर्डिंग करता है जो उनके पास 6 लोगों का खाना था, उसे उस खाने को 3 साल तक चलाना होगा, खाना कम खाकर। और फिर वो बोलता है मैं एक बॉटनिस्ट हूँ, अब मार्स को मेरी बॉटनी पावर से डरना होगा। फिर वो ह्यूमन वेस्ट कंटेनर से सारे पैकेट्स को दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर कर लेता है। तूफान में गिरे पैनल्स को उठाकर फिर से इंस्टॉल करता है और उनकी सफाई करता है। हैब के अंदर चारों तरफ पॉलिथीन्स लगा देता है और बाहर से मिट्टी लाकर अंदर बिछा देता है। फिर वो ह्यूमन वेस्ट को कंटेनर में निकाल लेता है और आलू को काट काट के मिट्टी में वेस्ट के साथ उगाने के लिए डाल देता है। 36 डे उसने मिट्टी तो रेडी कर ली थी पर अब उसे पानी की जरूरत थी, पर उसे पता था कि ये उसे कैसे करना है। बट अनलकीली ये इतना भी आसान नहीं था जितना उसने सोचा था और वहां पर ब्लास्ट हो जाता है। पर वॉटनी को ज्यादा चोट नहीं आती है और अब वो अपनी गलती के बारे में सोचता है और एक बार फिर दोबारा से शुरुआत करता है और इस बार वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। डे 54 आज वॉटनी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसका उगाया हुआ पहला पौधा लग गया था। दूसरी तरफ अर्थ पे नासा के डायरेक्टर टेडी सैंडर्स वॉटनी का शोक मना रहे थे। इसके बाद जॉनसन स्पेस सेंटर होस्टन टेक्सास में विंसेंट कपूर मार्स मिशन के डायरेक्टर टेडी से मिलते हैं और नासा सैटेलाइट को यूज करने की परमिशन मांगते हैं ताकि मार्स पे बचा हुआ सामान की हेल्प से कम पैसों में एक और मिशन कर सके। पर टेडी उन्हें ये कहकर मना कर देते हैं कि जैसे ही सैटेलाइट हैब की तरफ जाएगी तो लोगों को मार्क वॉटनी की डेड बॉडी दिखाई देगी, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है क्योंकि उसकी बॉडी डिकम्पोज नहीं होने वाली थी। जिस पर विंसेंट बोलता है कि इस मिशन की हेल्प से हम लोगों से ये बोलेंगे कि हम उसकी बॉडी वापस ला रहे हैं, बट ये हमारा प्राइमरी काम नहीं होगा। अगले सीन में मिशन कंट्रोल सेंटर नासा को दिखाया जाता है जहां पर मिंडी पार्क सैटेलाइट कम्युनिकेशंस को विंसेंट का मैसेज मिलता है जिसमें वो मिंडी को कोऑर्डिनेट्स चेक करने के लिए भेजता है। मिंडी जब
डे 18 जिस दिन मिशन अबॉर्ट किया था उस दिन से लेकर डे 54 जो कि आज का दिन था उसकी फुटेजेस चेक करती है तो हैरान रह जाती है और विंसेंट को कॉल करती है और उसे पूरी बात बताती है। विंसेंट फिर टेडी को वॉटनी के जिंदा होने का प्रूफ दिखाता है। टेडी इस बात को उसके क्रू से शेयर करने के लिए मना करते हैं जिन्हें अभी अर्थ पर पहुंचने में 10 महीने और लगने वाले थे और डिस्कस करते हैं कि इस बात को पब्लिकली कैसे किया जाए। डे 70 वॉटनी कैलकुलेशन करता दिखाई देता है कि नासा का अगला मिशन एरीज 4 जो कि स्कैपरेली क्रेटर पर करीबन 3200 किलोमीटर दूर आकर उतरेगा आज से 4 साल बाद और तब मुझे वहां पहुंचना होगा। उसके पास एक वर्किंग रोवर होता है जिसकी रेंज 35 किलोमीटर है। उसके बाद उसे हैब में रिचार्ज करना पड़ता है। ये उसकी पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उसे इस सफर में 50 दिन लगने वाले हैं और उसे इसी रोवर में कम से कम फैसिलिटीज के साथ 50 दिन तक जिंदा रहना होगा। डे 171 वॉटनी ने दूसरे रोवर के पार्ट्स की हेल्प से अपने रोवर की बैटरी लाइफ डबल कर दी थी पर वो हीटर यूज नहीं कर सकता था क्योंकि हीटर ज्यादा बैटरी कंज्यूम करता है पर हीटर यूज ना करने से ठंड से उसकी मौत भी हो सकती है। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए वो रेडियो आइसोटोप थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को जमीन से निकालता है जिसे इन्होंने आते ही गाड़ दिया था क्योंकि आरटीजी स्पेसक्राफ्ट के लिए अच्छे होते हैं पर अगर गलती से इंसानों के पास लीक हो जाए तो मौत भी हो सकती है। दूसरी तरफ विंसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोगों को बताता है कि शायद वो एरीज 4 की लोकेशन पे जाने की कोशिश कर रहा है और हम उसे जिंदा वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर टेडी ब्रूस से पूछते हैं कि वो प्रोप की हेल्प से कब तक वो सामान मार्स पर पहुंचा सकते हैं जिस पर वो बोलता है कि 9 महीने जिसमें से प्रोप बनाने के लिए 6 महीने पर टेडी उन्हें 3 महीने का टाइम देते हैं। तभी मिच बोलते हैं कि उन्हें ये बात क्रू को बतानी चाहिए पर टेडी उन्हें अभी रुकने के लिए बोलता है। डे 79 अब वॉटनी सिस्टम पर मैप देखता है और एसिडेलिया प्लानिशिया नाम की एक जगह दिखाई देती है जिसके बाद वो रोवर लेकर निकल पड़ता है। दूसरी तरफ नासा में विंसेंट और उसकी टीम जो वॉटनी को ट्रैक कर रहे थे वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर वो जा कहाँ रहा है क्योंकि वो ना तो एरीज 4 की तरफ जा रहा था। तभी विंसेंट के माइंड में आता है कि उधर तो एसिडेलिया प्लानिशिया है। उसके बाद वो मैप मांगता है और समझ जाता है कि वो कहाँ जा रहा है और फिर वो फ्लाइट से जेट प्रोपल्जन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया जाता है जहां वो ब्रूस से मिलता है और पूछता है कि क्या वॉटनी पाथफाइंडर को ठीक कर पाएगा जिस पर ब्रूस उसे बताता है कि हमने उससे 1997 में कांटेक्ट खो दिया था शायद बैटरी फेलियर की वजह से। जिस पर विंसेंट उस टाइम की वहां प्रेजेंट पूरी टीम से मिलने को बोलता है जो कि ऑलरेडी यही थी। वहां वॉटनी जब रोवर से निकल के चलता है तो उसके पैर से कुछ टकराता है। इधर उधर ढूंढने पर उसे आखिरकार वो पाथ फाइंडर मिल जाता है। डे 109 वॉटनी उस पाथ फाइंडर को रीस्टार्ट करने की कोशिश करता है और उधर विंसेंट भी पाथ फाइंडर की रेप्लिका को चेक करता है। जैसे ही वॉटनी का पाथ फाइंडर स्टार्ट होता है इधर उसकी रेप्लिका में भी सिग्नल आ जाते हैं और उसमें प्रेजेंट स्टील फ्रेम कैमरा को ऑन करते हैं जिसके बाद वॉटनी उनसे यस या नो वाले क्वेश्चन पूछता है। डे 110 अब वॉटनी कैमरा के चारों तरफ एक सर्कल बनाता है और कुछ बोर्ड लगाता है जिस पर नंबर्स लिखे होते हैं क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट्स की हेल्प से बात करने में ज्यादा टाइम लग जाता तो वो नंबर्स और ASCII टेबल की हेल्प लेते हैं। अब सेम उसी की तरह विंसेंट भी बोर्ड्स को लगवा देता है जिसके बाद वो नंबर्स की हेल्प से वॉटनी से पूछते हैं कि वो जिंदा कैसे है जिस पर वॉटनी बताता है कि एंटीना उसके सूट में घुस गया था, बायोमॉनिटर डिस्ट्रॉय हो गया था और क्रू को लगा कि मैं अब मर चुका हूं पर इसमें उनकी गलती नहीं है। तो नासा ने उसे इंस्ट्रक्शंस भेजे रोवर को हैक करने के ताकि रोवर पाथ फाइंडर से संपर्क कर सके जिसके लिए उसे बस कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने थे। अब उनके बीच टेक्स्ट से बातचीत शुरू हो गई थी जिसके बाद वॉटनी बहुत खुश था। विंसेंट उसे मैसेज भेजते हैं कि हम डे 54 से तुम पर नजर रखे हुए हैं, सारी दुनिया तुम्हारे साथ है, हम तुम्हें वापस लाने का प्लान बना रहे हैं और तुम्हारे लिए कुछ खाना भिजवा रहे हैं ताकि तुम्हें एरिया 4 के आने तक दिक्कत ना हो। अब वॉटनी क्रू के बारे में पूछता है कि वो कैसे हैं और उन्हें कैसा लगा ये जानकर कि मैं जिंदा हूँ। तो विंसेंट उसे बताता है कि हमने क्रू को अभी तक तुम्हारे जिंदा होने के बारे में नहीं बताया
जिस पर वॉटनी गुस्सा होता है। विंसेंट उसे बताता है कि तुम जो भी लिख रहे हो उसे पूरी दुनिया देख रही है, तो तुम सोच समझ के लिखो। जिसके बाद मिच और टेडी इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि उन्हें ये बातचीत क्रू को बतानी चाहिए। क्रू को मार्स से डिपार्ट हुए 4 महीने हो चुके हैं। तभी उन्हें एक वीडियो मैसेज आता है जिसमें मिच उन्हें बताता है कि वॉटनी अभी तक जिंदा है, ठीक है, और उन्होंने उससे कांटेक्ट भी कर लिया है और उसे बचाने का प्लान बना रहे हैं। और उन्हें बोलता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बताता है कि यही बात वॉटनी ने भी कही है। जिसके बाद कमांडर लुइस इन सब के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानने लगती है। इधर टेडी विंसेंट एंड ब्रूस से मार्स तक सामान पहुंचाने के बारे में डिस्कस करता है और बताता है कि डे 868 तक वहां पहुंच जाएगा अगर सब ठीक रहा तो, और वॉटनी की फसल डे 912 तक टिक पाएगी। दूसरी तरफ वॉटनी अंधेरे में कुछ काम कर रहा होता है और फिर वो जैसे ही हैब के अंदर घुसता है वहां ब्लास्ट हो जाता है और पूरा हैब तबाह हो जाता है। उसके सूट से ऑक्सीजन कम होने लगता है और वो जैसे तैसे करके टेप से सूट का प्रेशर स्टेबल करता है। उसके बाद वो देखता है कि उसकी पूरी फसल बर्बाद हो चुकी होती है। फिर वो वहां रखे सूट्स में से एक सूट उठा लेता है और रोवर में चला जाता है। विंसेंट अब टीम को बताता है कि फसल बर्बाद हो गई और बचे हुए आलुओं से वो सिर्फ 609वें दिन तक जिंदा रह सकता है। फिर वो ये बात ब्रूस को बताता है। डे 136 क्रू एंड वॉटनी एक दूसरे से बात करते हैं। इसके बाद वॉटनी पोलोथीन और टेप की हेल्प से हैब के अंदर का प्रेशर स्टेबल करने में कामयाब हो जाता है और फिर वो बचे हुए आलुओं को गिनता है। डे 154 टेडी टीम को जल्द से जल्द काम करने को बोलता है और साथ ही वॉटनी को ये मैसेज देने के लिए बोलता है कि उसे उस खाने को कम खाकर ज्यादा दिनों तक चलाना होगा। अब सब लोग लॉन्च के लिए रेडी हो जाते हैं और लॉन्च हो भी जाता है, पर अचानक इरिस के घूमने की दिशा तेजी से बदलने लगती है। इरिस पे दबाव बढ़ने लगता है और फिर संपर्क टूट जाता है। तभी यूएस नेवी की शिप आसमान से डेब्रिस गिरने की इंफॉर्मेशन भेजती है। डे 186 वॉटनी कमांडर लुइस को मैसेज करके हेल्प मांगता है कि अगर वो मर जाए तो वो उसके पेरेंट्स से मिले और उनको मार्स पर बिताए हमारे वक्त के बारे में बताए और उन्हें कहे कि उसे उसका काम पसंद था। दूसरी तरफ CNSA बीजिंग में मिस्टर गुओ, जो कि वहां के चीफ साइंटिस्ट हैं, क्रैश न्यूज को देख के बोलते हैं कि वॉटनी के बचने के चांस नहीं है। जिस पर मिस जू, जो कि डिप्टी चीफ साइंटिस्ट है, बोलती है कि उनके पास और भी तरीके हैं और बताती है कि हमारे इंजीनियर्स ने ताइयांग शेन के बूस्टर को परख लिया है और वो मार्स तक पहुंच सकता है, पर इस बात का नासा को पता नहीं है। अब गुओ एंड जू नासा की हेल्प के लिए बूस्टर देने को रेडी हो जाते हैं। ब्रूस को फिर से नया प्रॉब 28 दिन में बनाना होगा। अब रिच पर्नेल, जो कि एस्ट्रोडायनामिक्स में काम करता है, विंसेंट के पास आता है और बोलता है कि उसे पता है कि वॉटनी को कैसे बचाना है। और फिर विंसेंट रिच पर्नेल को टीम से मिलवाता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उन्हें वापस मार्स तक डे 561 तक पहुंचा सकता है बिना हर्मिस को अर्थ पे लैंड करवाए। वो उसे अर्थ के पास से लेकर आएंगे ताकि ग्रेविटी की हेल्प से उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और वापस मार्स की तरफ भेज देंगे। इस दौरान बूस्टर की मदद से सामान भी उस तक पहुंचा देंगे और फिर वॉटनी MAV की हेल्प से मार्स के ऑर्बिट में आएगा, जिससे हर्मिस मार्स पे बिना लैंड किए क्रू और वॉटनी को लेकर वापस आ जाएगा। टेडी अब सबकी राय मांगता है और क्रू का मिशन भी अब 533 दिन बढ़ने वाला होता है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो उन सब को खो देंगे। वही वॉटनी बचे हुए मिशन जिसके लिए वो मार्स पर आए थे उसे पूरा करने लगता है। अब क्रू तक नए रूट की डिटेल्स और टाइम पहुंच जाता है, पर ये नासा के डिसीजन के अगेंस्ट था, जिसमें कमांडर लुइस टीम को बताती है कि अगर उन्हें और खाना नहीं मिला या फिर इस बीच कुछ हो गया तो वो मर जाएंगे और अगर सब ठीक रहा तो उन्हें 533 दिन और लगेंगे। इसमें उनके जिंदा रहने के चांसेस कम और मरने के ज्यादा थे, पर फिर भी सब लोग राजी हो जाते हैं। डे 219 अब वॉटनी के पास 200 दिन थे ये सोचने के लिए कि वो जरूरी चीजें जिन्होंने उसे जिंदा रखा, जैसे ऑक्सीजनेटर,
वाटर रिक्लेमर, एटमॉस्फेरिक रेगुलेटर को अपने साथ कैसे लेकर जाए, जिसके लिए वो रोवर की छत पे छेद करता है। सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट अर्थ पे विंसेंट भी करवाता है। एंड फाइनली चाइना की हेल्प से वो लोग क्रू तक खाने का सामान भेजने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। 7 months लेटर, डे 461, वॉटनी अब स्कैप वैली क्रेटर की तरफ जाने वाला है एरिया 4 को संभालने। दिन बीतता जा रहा है और वॉटनी भी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा है। डे 517, अब एक प्रॉब्लम सामने आती है कि हर्मिस मार्स के ऑर्बिट में नहीं घुस सकता, और अगर ऐसा किया भी तो उनका फ्यूल इतना नहीं बचेगा कि वो लोग वापस घर लौट आ पाए। पर एमएवी को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो मार्स के ऑर्बिट में उतर सके, तो मार्स की ग्रेविटी से निकलने के लिए उन्हें एमएवी को कम से कम 5000 किलो हल्का बनाना होगा, जिसके लिए कुछ चीजों को हटाना होगा। तो वो एक्स्ट्रा सूट्स, गियर, लाइफ सपोर्ट को भी हटा देते हैं और उस एमएवी को मार्टिनेज हर्मिस से कंट्रोल करेगा, जिस पर विंसेंट कहता है कि आज से पहले किसी शिप को दूर से कंट्रोल नहीं किया गया है, पर फिर भी वो मान जाता है। अब ब्रूस कंट्रोल कम्युनिकेशन सिस्टम शिप के ऊपर का एयरलॉक, विंडो एंड बाहर का पैनल 19 को भी निकालने के लिए बोलता है, जिस पर विंसेंट बोलता है कि शिप के ऊपर का हिस्सा निकालने में रिस्क है, जिस पर ब्रूस बोलता है कि हमें उसे निकालना ही होगा क्योंकि सिर्फ एयरलॉक का वेट 400 किलो है, जिसके रिप्लेसमेंट में ब्रूस एमएवी पर एयरलॉक की जगह हैब कैनवस से ढक के काम चला सकते हैं। पर विंसेंट इसके लिए मना कर देता है। डे 524, वोटनी की हालत अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके पास खाने और पीने के लिए भी लिमिटेड सा सामान बचा हुआ है, पर वो आगे बढ़ता जाता है। डे 538, स्कैप वैली क्रेटर एरीज 4 की लैंडिंग साइट। अब वॉटनी अपने आप से बात कर रहा है कि वो लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि मैं उन पर उंगली ना उठाऊं। एंड फाइनली वो पहुंच जाता है एमएवी के पास और उसका वेट कम करने लग जाता है, उसके अननेसेसरी पार्ट्स को हटाकर। डे 560, कमांडर ल्यूइस सबको अपना अपना काम बताती है और उसे पकड़ने के प्लान के बारे में पूछती है, जिस पर बैक उसे बताता है कि उन्होंने रस्सियां जोड़कर 214 मीटर की बना दी है और एमएमयू की मदद से वो यहाँ वहां जाएंगे और फिर वो पूरा प्लान डिस्कस करते हैं। डे 561, वॉटनी अब एक नोट लिखता है जिसमें वो रोवर का ख्याल रखने के लिए लिखता है जिसने उसकी जान बचाई, और फिर रोवर को छोड़ के एमएवी की तरफ आगे बढ़ता है। वहीं दूसरी ओर जॉनसन स्पेस सेंटर के बाहर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि वॉटसन को लाने का मिशन सक्सेसफुल होगा या नहीं। अब लॉन्च का टाइम आ गया है और कमांडर ल्यूइस वॉटनी को बताती हैं कि 2 मिनट 10 सेकंड में एमएवी लॉन्च होगा और वो बेहोश भी हो सकता है क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट लॉन्च करेगा। काउंटडाउन स्टार्ट एंड कुछ ही देर बाद हैब कैनवस प्रेशर से निकल जाता है एंड वॉटनी बेहोश होने लगता है और फिर एमएवी का इंजन बंद कर दिया जाता है। पर पकड़ने के टाइम अब से 39 मिनट 12 सेकंड बाद वॉटनी उनसे 68 किलोमीटर दूर होगा, जिस पर कमांडर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोलती है। फिर जेट्स को ऑन करने के लिए बोलती है जिससे उनका डिस्टेंस कम हो जाएगा, पर अब स्पीड नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। वॉटनी को होश आ गया है। अब वो क्रू से बात करता है जिस पर कमांडर उसे स्पीड की प्रॉब्लम के बारे में बताती है। तो वॉटनी आइडिया देता है कि अगर उसे कोई नोकीली चीज मिल जाए तो वो अपने एवा सूट के ग्लोव में छेद कर लेगा, जिससे उसमें से निकलने वाली हवा थ्रस्ट देगी और वो उड़कर उनकी तरफ आ जाएगा। पर कमांडर ल्यूइस उसे मना कर देती है। अब कमांडर के माइंड में आइडिया आता है कि अगर वो हर्मिस के वेल को उड़ा दे तो इससे उन्हें पावर मिलेगी, और फिर वोगल को अवेलेबल आइटम से बॉम्ब बनाने को बोलती है एंड सबको बताती है कि वो वेल को उड़ाने वाले हैं, जिससे उनकी रफ्तार धीमी हो जाएगी। पर वॉटनी उन्हें इन सब के लिए मना कर देता है और फिर वो बॉम्ब सेट कर देते हैं और कमांडर बॉम्ब को एक्टिव करने के लिए बोलती है और ब्लास्ट हो जाता है। फिर कमांडर खुद जाती है एमएवी के पास, पर वो अटक जाती है क्योंकि उसकी रस्सी छोटी पड़ जाती है, जिसके बाद वॉटनी अपने सूट में छेद कर देता है और कमांडर की तरफ जाने लगता है। पर स्पीड ज्यादा होने की वजह से वो उसे पकड़ नहीं पाती, पर वॉटनी रस्सी को पकड़ लेता है और कमांडर उसे अपनी ओर खींच लेती है एंड फाइनली वो उसे हर्मिस में ले आते हैं, जिस पर सब खुशी मनाते हैं।
वॉटनी अब बूढ़ा हो चुका है और एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट प्रोग्राम में लोगों को स्पेस सर्वाइवल टेक्निक्स बताता है। अब एरीज 5 भी लॉन्च के लिए रेडी है और सक्सेसफुल लॉन्च हो जाता है। सभी क्रू मेंबर्स अपनी अपनी पर्सनल लाइफ में खुश हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।